हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल के वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज आईटीआर के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिलेटेड आईटीआर क्या होती है, इसे कैसे फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स पोर्टल पे देखेंगे कि किस तरह से बिलेटेड आईटीआर को फाइल किया जाता है, कौन से सेक्शन के अंदर फाइल होती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर बिलेटेड आईटीआर को फाइल करते हैं और ये हम तब फाइल करते हैं जबकि हमारी 31 जुलाई की जो ड्यू डेट थी वो क्रॉस हो चुकी है और हमने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है। बिलेटेड आईटीआर पर हमें लेट फीस देनी पड़ती है जो कि वैरी करती है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फाइल करेंगे तभी आपको बताएंगे कि कितनी लेट फीस यहाँ पे लगती है। इसके बाद है कि किस तरह से इस लेट फीस का पेमेंट किया जाता है। सेक्शन 234F में ये लेट फीस लगती है और इसका पेमेंट हम चालान के थ्रू ही करते हैं। जब आईटीआर फाइलिंग देखेंगे तभी आपको बताएंगे कि लेट फीस को किस तरह से पे किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके लॉसेस जितने भी हैं वो सब लैप्स हो जाते हैं, वो आप ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही आप आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऐसा है जिसे कि आप आगे के ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बिलेटेड आईटीआर अगर हम फाइल करते हैं और हमारे कुछ टैक्सेस पेबल निकल आते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ लगता है यहाँ पर हमारे टैक्सेस के अमाउंट पर। टाइम लिमिट कितनी होती है? बिलेटेड आईटीआर को फाइल करने पर भी उतने ही दिनों में प्रोसेसिंग होती है जितने की आपकी ओरिजिनल आईटीआर लेती है। लास्ट डेट कब तक फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड आईटीआर को हम 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। लास्ट ईयर्स की कोई आईटीआर अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो वो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी डेट ओवर हो चुकी है, लेकिन आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करना है या लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस केस में अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं किया जा सकता है। वो तभी फाइल होती है जबकि आप अपनी इनकम को बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं और उस पर टैक्स पे करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कि क्या बिलेटेड आईटीआर को रिवाइज किया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है अपनी बिलेटेड आईटीआर में तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने पर आपको दोबारा से लेट फीस नहीं देनी पड़ती है और अगर आपके टैक्सेस पूरे पेड हैं तो आपको इंटरेस्ट भी उस पर दोबारा से नहीं देना पड़ता है। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं कि बिलेटेड आईटीआर को फाइल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हमें फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो जो भी फॉर्म हमारे केस में एप्लीकेबल हो रहा है, सैलरी है या हमारी शेयर्स से इनकम है या हमारी बिजनेस रिसीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आईटीआर को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम आईटीआर 1 को ले लेते हैं। प्रोसीड, स्टार्टेड, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है फाइलिंग सेक्शन। यही मेन पार्ट है यहाँ पर कि हम जो बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं वो हमें किस सेक्शन के अंदर फाइल करनी है। यहाँ पर हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ना ही हम सेक्शन 139(1) को सेलेक्ट करेंगे और ना ही रिवाइज रिटर्न के सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे बाकी के कॉलम्स यहाँ पे ब्लर्ड हो गए हैं, ये हमें फिलअप नहीं करने हैं। इसके बाद सीधे हम बैंक डिटेल्स पर आ जाते हैं। जिस भी बैंक अकाउंट में आपको रिफ़ंड चाहिए है या अगर रिफ़ंड नहीं भी है तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना होता है और वो अकाउंट आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। इसके बाद एक ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर ओपन करेंगे। फॉर्म 16 से हमें सैलरी एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। कोई एग्जेम्पशंस हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वरना सीधे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद स्टार्टिंग होती है इनकम फ्रॉम सैलरी से। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और ये सब कुछ आपके फॉर्म 26A से ही यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। फिर भी आपको एक बार चेक ज़रूर करना है कि ये यहाँ पे सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिलेटेड आईटीआर को बिल्कुल वैसे ही फाइल किया जाता है जिस तरह से ओरिजिनल आईटीआर फाइल होती है, सिर्फ यहाँ पे सेक्शन को चेंज कर दिया जाता है जिससे कि आपकी जो लेट फीस है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाए। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम सैलरी अमाउंट ले लेते हैं यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का। बाकी के जो भी कॉलम्स रेलेवेंट नहीं है वो सब हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, सेव कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करने के बाद हमने बाकी के सारे कॉलम्स को भी कंफर्म कर लिया है। कोई डिडक्शंस हैं तो वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, 80C 80D। होम लोन का अगर इंटरेस्ट है तो वो दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेस पेड ये आपके ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं 26A से। फिर भी आपको एक बार चेक ज़रूर करना है कि सही से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
इसके बाद आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितनी लेट फीस लग रही है। हमारी इनकम यहाँ पर 5 लाख के ऊपर है और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो आपको 5,000 रुपये की यहाँ पे लेट फीस लगेगी। साथ ही जो भी आपके टैक्सेस ड्यू हैं उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा सेक्शन 234A, B और C में। तो यहाँ पर 5,000 रुपये की लेट फीस लग रही है क्योंकि हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट देना पड़ रहा है। सेक्शन 234C, सेक्शन 234B और सेक्शन 234A तीनों में यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि हमें पेमेंट करना है अपने टैक्सेस के अमाउंट का। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है। पेमेंट कैसे किया जाता है इस पर हमारा ऑलरेडी फुल वीडियो अपलोड है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट होगा। यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, चालान यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपको सिर्फ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट करना है। ये हमारा केस था कि 5 लाख के ऊपर अगर हमारी इनकम है तो कितनी यहाँ पे लेट फीस लगती है। चलिए इनकम को यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। अब हमने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है। अभी भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर है, जिसमें कि हमने डिडक्शंस क्लेम किए हैं 80C में 1 लाख रुपए के, और इसमें से 1 लाख रुपए माइनस होने के बाद जो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आई वो 5 लाख रुपए के अंदर चली गई। मतलब कि जो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के अंदर हो गई। जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख के अंदर जाएगी तो आपको जो लेट फीस यहाँ पे लगेगी वो 5,000 से घटकर 1,000 रुपये हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 1,000 आ रही है। हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 4,75,000 है जो कि 5 लाख रुपए से कम है। यहाँ पर हमें जितना भी टैक्स बना हमारा उसका हमें रिबेट मिल गया, तो रिबेट पर यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है। जो भी 87A का रिबेट है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसके बाद आपको जो पेमेंट करना है वो सिर्फ लेट फीस का पेमेंट करना है। सेक्शन 234F में 1,000 रुपये की लेट फीस लग जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी टैक्सेस हमारे ड्यू नहीं है, सब पर हमें रिबेट मिल गया, तो सेक्शन 234A, B और C तीनों यहाँ पे निल हो गए। सिर्फ 1,000 रुपये का हमें पेमेंट करना है और ये हम चालान के थ्रू कर देंगे। इन केस आपका कोई रिफ़ंड बन रहा है तो उस रिफ़ंड में से ये 1,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी का आपको रिफ़ंड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो लेट फीस है ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग लगती है। अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तो 5,000 रुपये की लेट फीस है, और अगर नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है लेकिन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, 2.5 और 5 के बीच में है, तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगती है। और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे की है तो आपको कोई भी लेट फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ती है। आई होप कि वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि बिलेटेड ITR पर किस तरह से लेट फीस लगती है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, साथ ही ईमेल ID भी मिल जाएगी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।